जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपका एग्जाम निकट आ चुका है, जिसके लिए उत्कर्ष परिवार आपके साथ है। और हम आपके लिए एक मॉडल पेपर की पूरी बुकलेट लेकर आए थे, जिसमें आज मैं कराने वाला हूं मॉडल पेपर 10 के एमपीजीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी हमारे गुरुजन कराने वाले हैं, तो आप सभी तैयार हो जाइए और बढ़िया से इस पूरे मॉडल पेपर के जो हमने सॉल्व कराया है इसे देखिए। निश्चित रूप से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं। देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके लिए खास होने वाले। ये थी हमारी मॉडल पेपर की बुकलेट, और इसमें देखें तो एमपीजी के क्वेश्चन हमें करना है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। आपका समय भी ज्यादा नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए जाने वाली धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह मिलता है, और इसी में तो धात्विक खनिज मिलते हैं ना, धात्विक खनिज मिलते हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं बालाघाट में आपको क्या मिल जाता है। बालाघाट में तांबा किन चट्टानों में मिलता है, तो धारवाड़ सेल समूह में। बालाघाट में मैग्नीज किन चट्टानों में मिलता है, तो धारवाड़ सेल समूह में। ठीक है, तो इस तरीके से धात्विक खनिज आपको धारवाड़ सेल समूह में मिलता है। और इस धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है बालाघाट के अंदर, तो इसे चिल्पी, कौन सी, चिल्पी सीरीज कहते हैं। चिल्पी सीरीज जो कि आपके बालाघाट मंडला तक जाती है। ध्यान रखना, सौंसर तहसील अभी आपने देखा कहां पर भाई, सौंसर और जो आपका पांडुरना, ये दोनों तहसील को मिला के पांडुरना जिला बनाया। तो पांडुरना, अब ध्यान रखना, पांडुरना जो है पांडुरना, ये सौंसर सीरीज कहां आ जाएगी, पांडुरना। ये भी धारवाड़ सेल समूह से ही संबंधित है। कौन सी सीरीज, सौंसर सीरीज। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। भाई बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में कहां है। यदि हमें मैप पे सारे भौगोलिक क्षेत्रों को आपने मैप पे क्लियर कर रखा है कि मैप पे ये जिले कहां पर है, या भौगोलिक क्षेत्र कहां, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, तो जिले बताना तो क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो यदि हम इसका एक छोटू सा मैप बना के इसको समझने का प्रयास करें, तो हम सभी देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जब फिजिकल डिवीजन होता है, तो ये जो जिले होते हैं ये किसमें आते हैं, मध्य भारत पठार में। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर का कुछ भाग, ठीक है, शिवपुरी का कुछ भाग मध्य भारत पठार में आते हैं। मध्य भारत पठार में आते हैं कि नहीं आते, मध्य भारत पठार। फिर हम देखते हैं कि गुना से ऐसे बेतवा नदी क्या करती है, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का, मालवा का पठार, जिसमें आपके इंदौर उज्जैन राजगढ़ शाजापुर, ठीक है, आगर मालवा, देवास, और यदि हम बात करेंगे तो सीहोर, भोपाल, ठीक है, विदिशा, रायसेन, और इधर पे धार, झाबुआ, रतलाम, ये सब किस में आते हैं, मालवा में आते हैं। फिर हम देखते हैं साथियों कि ये वाला जो रीजन है, ये किसमें आता है, अर्धचंद्राकार बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, ठीक है, अशोकनगर, दतिया, ठीक है, भांडेर, जो आपकी तहसील हो गई वो तक। और इसके अलावा हम देखेंगे ग्वालियर का कुछ एक हिस्सा, और आपके लाहौर जो तहसील है भिंड की, वो भी इसमें आती है। पिछोड़ वाला क्षेत्र शिवपुरी का भी इसमें आ जाता है। तो ये वाले एरिया किसमें आते हैं, छतरपुर तक का एरिया, टीकमगढ़, छतरपुर का ये एरिया पूरा बुंदेलखंड में आता। अब आप देखो क्या पूछ रहे हैं, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, ये तो मालवा में आ रहे हैं ना दोस्तों, ये मालवा में आ रहे हैं। रीवा, शहडोल, सतना, ठीक है, रीवा, सतना, तो ये किस में आ रहे हैं, यहां पर देखो, यहां पर रीवा, सतना, कटनी, दमोह, ठीक है, और सागर की कुछ तहसीलें किसमें आ रही हैं, रीवा, पन्ना पठार में आ रही हैं, रीवा, पन्ना पठार में आ रही हैं। ठीक है, शहडोल, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, ये किसमें आ रहे हैं, पूर्वी पठार में, बघेलखंड के पठार में आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी घाटी, नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र, और ये नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। फिर इसके दक्षिण में हम यहां देखते हैं किसका विस्तार है, सतपुड़ा मेकल, मतलब पूरा आपका बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ठीक है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है, ये मेकल वाला एरिया। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा देखते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, तो ये भी नहीं आ रहे। इसमें आ रहे कौन से, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर का जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। हालांकि दमोह का भी बहुत कम एरिया बुंदेलखंड में आता है, मैक्सिमम पार्ट तो रीवा, पन्ना में आता है, फिर भी लेकिन टीकमगढ़, छतरपुर है, इसलिए इसमें आंसर ए कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। हालांकि सबसे गर्म माह तो कौन सा है, मई, लेकिन कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा यदि हम देखें तो कर्क रेखा किसे कहते हैं हम, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। इनके मैं जल्दी से फटाफट से आपको नाम बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, रतलाम,
रतलाम, उज्जैन, उज्जैन और साथियों शाजापुर बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हर जगह लिखा आ रहा है आगर मालवा, तुम शाजापुर क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों अच्छे से नेट पे सर्च करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, शाजापुर जिले की आपको मिलेगा कि शाजापुर जिले से ही गुजरती है क्या, कर्क रेखा। शाजापुर जिले से ही गुजरती है कर्क रेखा। शाजापुर के बाद हम देखेंगे राजगढ़, राजगढ़, राजगढ़ सीहोर, राजगढ़ सीहोर भोपाल, राजगढ़ सीहोर भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा, ठीक है, विदिशा, विदिशा रायसेन, ठीक है, विदिशा रायसेन। और इसके अलावा हम देखेंगे तो सागर, सागर दमोह, सागर दमोह, ठीक है, जबलपुर कटनी, जबलपुर कटनी, जबलपुर और कटनी, कटनी जबलपुर कटनी। और इसके अलावा उमरिया शहडोल, ठीक है, उमरिया शहडोल, उमरिया शहडोल। तो ऐसे कितने जिले होते हैं? 14 जिले होते हैं मध्य प्रदेश के जिनसे ये कर्क रेखा गुजरती है। एकमात्र संभाग जिसके सभी जिलों से गुजरती है, भोपाल संभाग के सभी जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? 21 जून को सूर्य लंबवत होता है। मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर जिसे पृथ्वी का केंद्र कहते हैं, उज्जैन में है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन, नम वन या वर्षा वन? तो उष्णकटिबंधीय, उसके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा मिलते हैं, जिनका प्रमुख वृक्ष क्या है? साल। और इनकी वर्षा का स्तर कितना है? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। इनका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? सागौन, ठीक है, सॉरी, इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? सागौन। इसीलिए हम मध्य प्रदेश में देखते हैं किस वृक्ष के वन सबसे ज्यादा हैं? सागौन वृक्ष के वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग 88% पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। सांख्या सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? सांख्या सागर झील ध्यान रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। इसे कब? 26 जुलाई 2022 इसे रामसर साइट में कर लिया गया शामिल। रामसर साइट में इसे किया गया शामिल। इसका निर्माण किसने कराया था? माधवराव सिंधिया ने, माधवराव सिंधिया प्रथम ने कराया था इसका निर्माण। कहां पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान? जिला कौन सा है? जिला है शिवपुरी। जिला कौन सा है? शिवपुरी। जिला कौन सा है? शिवपुरी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्नलिखित निम्न कथन सत्य हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था, ये तो सत्य है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। फिर देखें पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, ये भी सही है। बैनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा पठार है, जो कि कहां आता है? सिवनी में ही आता है, सिवनी में आता है। रजूला ताल से उद्गम होता है बैनगंगा। सभी कथन इसमें क्या है साथियों? सभी तो एकदम क्या है? सत्य है, कोई भी इसमें गलत नहीं था, ठीक है। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक किस प्रकार की, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी का है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा है? यदि हम देखें तो काली मिट्टी में भी किस प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो साथियों इसमें यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, ये बात तो सही है। लेकिन काली मृदा के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है कौन सा? साधारण काली मृदा, साधारण काली मृदा। दूसरा है गहरी काली मृदा और तीसरा है छिछली काली मृदा। कौन सी? छिछली काली मृदा। और गहरी काली मृदा का जो क्षेत्र है वो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, ठीक है। छिछली काली मृदा ये सतपुड़ा का क्षेत्र है और साधारण काली मृदा ये मुख्य रूप से मालवा का क्षेत्र है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे साधारण काली मृदा, मालवा सबसे बड़ा भौगोलिक पठार है ना, तो साधारण काली मृदा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कपास अनुसंधान केंद्र कहां? मैंने पहले ही बताया था, खरगोन में है कपास अनुसंधान केंद्र। मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? खरगोन में है, ठीक है। आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रीवा में है। जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। रतलाम में यदि मैं बात करूंगा तो अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। राष्ट्रीय सोयाबीन कहां पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहां पर है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है। आलू अनुसंधान कहां पर है? तो आलू अनुसंधान ये हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर है? ग्वालियर में है, ये बात ध्यान रखना। आलू अनुसंधान ग्वालियर में है। चावल अनुसंधान कहां पर है? तो चावल अनुसंधान बड़वानी में है, चावल अनुसंधान बड़वानी में है। केवल राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र ये नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में है,
पुरम के पवार खेड़ा में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलार परियोजना किस जिले में है? कोलार परियोजना सीहोर जिले में है। कोलार नदी नर्मदा की सहायक नदी, ये बात ध्यान रखना। कालियासोत डैम कहां पर है? कालियासोत डैम, भदभदा डैम, ये कहां पर है? तो ये आपके भोपाल में है, ये बात भी ध्यान में लेके चलेंगे, ठीक है, ये बात भी ध्यान में लेके चलना। तो सीहोर कोलार परियोजना कहां है? सीहोर में है। निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ठीक है, तो ध्यान रखना, राणा सागर बांध, ठीक है। माता टीला बांध किस पर है? तो माता टीला बांध तो बेतवा पर है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर ही है, रेहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनती है इससे, और रेहंद किसकी? सोन की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना और आंध्रा की सीमा पर है, कृष्णा नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध जो कि हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ में, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में हम देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। गांधी, राणा, जवाहर, ये 3 परियोजना चंबल नदी पर है। कौन सा युग में भिन्न है? मझगांव, ठीक है। ये क्या दिए हैं साथियों? ये आपकी क्या दिया हुआ है? ये आपकी दी हुई है विभिन्न खदान। मझगांव ये हीरे की खदान है, कहां पर है भाई? तो ध्यान रखना, ये भी पन्ना में है, ये भी कहां पर है? पन्ना में है। हिनौता भी कहां है? पन्ना में है, हीरे की खदान है। अंगोरा कहां पर है? छतरपुर में है, हीरा का क्षेत्र है। सिलमनाबाद कहां पर है? कटनी में है, ठीक है। तो यहां पर जो सुमेलित हैं वो 2 हैं साथियों। मझगांव भी क्योंकि कहते जरूर सतना में है, हीरा उत्पादक क्षेत्र यदि हम बात करेंगे, मझगांव एक अन्य क्षेत्र जरूर है सतना में, लेकिन हीरा उत्पादक मझगांव और हिनौता खदानें कहां पर हैं? पन्ना में ही है, ठीक है। सो इसमें 2 ए और डी क्या है? भिन्न है, ठीक है, भिन्न है, ए और डी भिन्न है, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया है? बैतूल, जमगोदरानी, जादूखेड़ा या हम देखें शाजापुर। तो पहला यदि हम देखेंगे पवन ऊर्जा संयंत्र जो है मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जमगोदरानी, जो कि कहां आता है? देवास, ठीक है, जमगोदरानी देवास में लगाया गया है। सबसे ज्यादा यदि हम देखेंगे तो आपकी पवन चक्कियां कहां पर हो गई? इंदौर में। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छाटिए। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहां पर है? रैसलपुर, नर्मदापुरम में है, मोरारजी देसाई जी के नाम पर है। इंडस फूड पार्क कहां पर है? खरगोन में है, ठीक है, कसरावत खरगोन में है। जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में नहीं है। कीटनाशक संयंत्र बीना में है। जीवाणु खाद्य संयंत्र ये कहां पर मिल जाएगा? तो जीवाणु खाद्य संयंत्र ये आपको भोपाल में देखने के लिए मिलेगा। जीवाणु खाद्य संयंत्र कहां पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है ये भोपाल के अंदर स्थित है, ना कि इंदौर में, ठीक है। सो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो रहा है? सी इज द राइट आंसर, है ना। चारा संयंत्र कहां पर है? चारा संयंत्र कहां है? चारा संयंत्र कहां पर है? चारा संयंत्र कहां पर है? तो ये धार में है। चारा संयंत्र कहां पर है? धार में है, ठीक है। यदि हम देखेंगे कि सरसों तेल संयंत्र कहां है? तो मुरैना में, ठीक है। सरसों तेल संयंत्र कहां है? मुरैना में, है ना। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना। निराला सृजन पीठ विश्वविद्यालय, निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है? ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहां पर है? रानी दुर्गावती में। हरि सिंह गौर में कौन सी है? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध किसमें है? पिछले टेस्ट में भी देखा था, मॉडल पेपर में भी देखा था। मुक्तिबोध कहां है? हरि सिंह गौर। विक्रम विश्वविद्यालय में कौन सी है? प्रेमचंद है। प्रेमचंद सृजन पीठ कहां पर है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 1970 से कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल में है, और इसी के अंदर है कौन सी? निराला सृजन पीठ। निराला सृजन पीठ। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ कब और कहां से हुआ? आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर से। कब? 1955। बाद में ये कहां गया? भोपाल, और फिर बाद में गया आपका कहां पे? जबलपुर, ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम हिदायतुल्ला, ये बात ध्यान रखना। पहले मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के कौन थे? एम हिदायतुल्ला। यदि हम देखें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये कहां पर है? 1956 से जबलपुर में है, ठीक है। इस भवन का निर्माण किसने कराया था? इसके भवन का निर्माण तो राजा गोकुल दास ने कराया था। जबकि हम देखेंगे इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है। कौन है? हेनरी इरविन है, ये बात ध्यान रखना। इसके वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है। किसके भाई? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वास्तुकार हेनरी इरविन। बनवाया किसने था? राजा गोकुलदास से। अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं CJI हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस हैं हमारे, चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? चीफ जस्टिस CJM, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है।
ये कौन है? तो रवि विजय कुमार मलीमथ, रवि विजय कुमार मलीमथ, ठीक है। मलीमथ क्या है? ये CJMP हैं, चीफ जस्टिस ऑफ MP, और ये 27वें हैं, ये ध्यान रखना। किस नंबर के हैं? 27वें हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नहीं देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। मध्य प्रदेश पंचायतों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है, सरपंच को तो सीधे निर्वाचन के मतलब वोटिंग की जाती है ना, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष जो सदस्य आते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। और 50% सीटें महिलाओं को आरक्षण देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, दी हुई है 50% आरक्षण, ठीक है, 1/3 से बढ़ाकर, ठीक है, 33% से बढ़ाकर कितना किया गया था। तो सभी कथन इसमें क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं, एकदम सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। 1982 से ये कहां पर है दोस्तों? भोपाल में है, ठीक है। 1982 से ये कहां पर है? ध्यान रखिएगा, 1982 से ये भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है। यदि आपसे पूछता है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यदि सिफरी या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिफरी ये कहाँ पर है? 19, यदि हम बातेंगे स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963 ये कहाँ पर है? जबलपुर में है 1963 से। टिफरी हम देखें 1988 से। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पर है? जबलपुर में। पहला वन महाविद्यालय बालाघाट 1979, और फिर दूसरा 1980 बैतूल में। पहला फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पर है? शिवपुरी में। ये बात भी ध्यान लेके चलना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो रहा है? 1982 इज द राइट आंसर, 1982 इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? वाटर पंप वाले गांव, बिजली की उपलब्धता वाले गांव, ठीक है, और पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव या मशीनरी विहीन गांव। बताइए, यंत्रदूत नाम से किसे जाना जाता है? तो ऐसे गांव जो जिनका पूर्ण रूप से मशीनीकृत हो चुका है, मशीनों का उपयोग वहां पर किया जा रहा है, यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि प्रथम में यदि हम देखें व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अवधि के आधार पर मतलब सबसे ज्यादा काल तो किसका रहा? सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? शिवराज सिंह चौहान, तो 4 2 जगह पे हो गया। फिर शिवराज सिंह चौहान जी के बाद कौन आते हैं? दिग्विजय सिंह आते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रकाश चंद्र सेठी और राजा नरेश चंद, तो आंसर होगा बी, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्यकाल, ठीक है, किसका हो गया है? शिवराज सिंह चौहान जी का। फिर 10 वर्ष का कार्यकाल किसका था? दिग्विजय सिंह जी का था। फिर प्रकाश चंद्र सेठी, और इसके बाद हम देखेंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो रहा है? बी। साथियों, आप सबको लिए जानकारी है, प्रीलिम्स बैच टारगेट 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी ये आपके 2023 के 1 दिसंबर से हुई थी, लेकिन 2024 के लिए 5 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। 35 FLTs उसमें मिलने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच भी 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के किलों दुर्ग के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था। असीलगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक अहीर राजा ने करवाया था। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था। गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती ने बनवाया था। चंदेरी का किला किसने? तो ध्यान रखना, चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल बोल रहे हैं, राज बसंती ने तो रायसेन का किला बनवाया था, ठीक है। जबकि परमार शासक उदय वर्मन ने बनवाया था गिन्नौरगढ़ का किला, जो कि कहां पर है? गिन्नौरगढ़, ध्यान रखना, ये सीहोर में। कहां पर है गिन्नौरगढ़? सीहोर में आता है, ठीक है। कहां आता है दोस्तों? सीहोर का जो गिन्नौरगढ़ का किला है, ये परमार शासक उदय वर्मन ने बनवाया था। राजा बसंती ने रायसेन का किला बनवाया था। डी इसमें क्या है? यदि हम देखें तो असत्य कथन है, ठीक है। नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। दोस्त मोहम्मद का मकबरा भी कहाँ पर है? भोपाल में है। ग्वालियर में हम देखेंगे तो मोहम्मद गौस का मकबरा है। मोहम्मद गौस जो कि तानसेन के गुरु, तानसेन का मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है बुरहानपुर में तो काला ताज महल ये किसका मकबरा है? कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि काला ताजमहल कहाँ पर है? बुरहानपुर में है,
काले पत्थर से बना है। काला ताजमहल बुरहानपुर में है और यहीं पर बुरहानपुर में मुमताज की प्रारंभिक कब्र थी। मुमताज की प्रारंभिक कब्र भी थी। यहाँ पे दौलत खां लोधी का मकबरा भी है। दौलत खां लोधी का मकबरा, ठीक है। लोधी का मकबरा भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कमेंट करके मुझे बताना आप लोग, मैं कमेंट चेक करूंगा आपके, है ना, कि काला ताजमहल कहाँ पर है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो काला ताजमहल बुरहानपुर में किसका मकबरा है? पढ़ाया मैंने कई बार। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति किस जल समूह में निवास करती है? कोल जनजाति हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में रहती है। रीवा सीधी सतना। कोल महाकुंभ कहाँ हुआ था? कोल महाकुंभ कहाँ हुआ था? तो सतना में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और कोल भवन कहाँ बना रहे हो? कोल भवन कहाँ बनने जा रहा है? रीवा में बनने जा रहा है, ठीक है। कोल जनजाति जिसका नृत्य है क्या? देहका, ठीक है। कोल जनजाति जिसका नृत्य क्या है? देहका। इनकी पंचायत गोहिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने निःशक्त जनों के लिए कौन सा पुरस्कार स्थापित किया है? निःशक्त जन जो हैं उनके लिए कौन सा पुरस्कार स्थापित किया है? ध्यान रखिएगा, निःशक्त जनों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी को दिया जाता है महर्षि दधीची पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महर्षि दधीची पुरस्कार, ठीक है। और ये कब से? तो 2008 से इसे देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, असत्य कथन को चुनिए। संत सिंगाजी सूरदास के समकालीन थे। घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। हरिशंकर परशाई को व्यंग विधा के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। केशवदास जी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। संत सिंगाजी सूरदास के नहीं साथियों, यदि हम संत सिंगाजी की बात करें तो वो कबीर के समकालीन थे, इसीलिए संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर कहा जाता है। निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है? संत सिंगाजी कबीर के समकालीन थे, ना कि सूरदास के। आंसर क्या होगा? ए होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। घाघ को कृषि पंडित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि पंडित भी कहते हैं। लोक कवि हैं घाघ, है ना। खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? कुचिपुड़ी, मटकी। देखो, ये आपके खजुराहो नृत्य समारोह शास्त्रीय नृत्य समारोह है। शास्त्रीय नृत्य समारोह, कमेंट करके बताना भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में अभी कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। ध्यान रखना, अपडेट कर लेना एक बार, उसको कमेंट करके बताना। और शास्त्रीय नृत्य समारोह तो कुचिपुड़ी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ओडिसी, ओडिशा, कथक यदि हम देखें तो कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का कथक है, उत्तर प्रदेश का खासकर। मटकी हम देखेंगे तो मटकी तो मालवा का लोक नृत्य है, मालवा का लोक नृत्य है मालवा, ठीक है। और यहाँ तो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, खजुराहो नृत्य समारोह, ठीक है। सो याद रखना, खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होते हैं, मटकी लोक नृत्य इसमें नहीं किया जाता, ठीक है, बाकी शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी? भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी साथियों? ये पूछा जा रहा है। ये डाली थी मास्टर लाल सिंह ने। किसने डाली थी? मास्टर लाल सिंह ने इसकी नींव डाली थी। नेक्स्ट देखें, अमझीरा रियासत का संबंध किस जिले से है? धार से है। यहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान राजा बख्तावर, ठीक है, राजा बख्तावर सिंह ने क्या किया था? विद्रोह किया था। बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया था। कहां से? धार की अमझीरा रियासत से, ठीक है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उज्जैन में त्रिवेणी संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय है? त्रिवेणी संग्रहालय, ये कहां पर है? तो ये उज्जैन में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का अयोध्या भी ओरछा को कहते हैं, जो कि किस जिले में आता है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दे दी है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा राज्य है जिसने धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, ये हम देखेंगे जोवट परियोजना का साथियों नया नाम किया गया है। क्या किया गया है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना, ठीक है। हम देखेंगे जोवट परियोजना, जोवट परियोजना, और चौवट परियोजना यदि हम देखेंगे ये किस नदी पर है? हथनी नदी पर है। और ये कहां पर जोवट बांध बना हुआ है? अलीराजपुर में बना हुआ है, अलीराजपुर में बना हुआ है, ठीक है।
और यदि हम देखेंगे चूंकि इसका जो मुख्यालय बांध कहां पर है, बांध अलीराजपुर में ही है, ठीक है। नया नाम इसका चंद्रशेखर आजाद परियोजना कर दिया गया है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, इस परियोजना का हेडक्वार्टर वो कुच्ची में है, कुच्ची में है। और कुच्ची कहां था? धार। तो इसमें अकॉर्डिंग टू आंसर हम क्या लगा देते? धार। यदि इसमें अलीराजपुर मिलता और प्रश्न ये होता, हालांकि परियोजना किस जिले में है तो ये अलीराजपुर ही होना चाहिए, लेकिन वो हेडक्वार्टर के बिहाफ में ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका मुख्यालय कहां, परियोजना मुख्यालय कहां पर है, तो ये इसका परियोजना मुख्यालय धार में। लेकिन परियोजना या बांध यदि पूछे कि जोबट परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहां पर है, तो वो अलीराजपुर में ही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। मिशन अर्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन अर्थ, ठीक है, जल्दी से बताएं भाई। मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए, ठीक है, किसकी शुरुआत की गई है? मिशन अर्थ की शुरुआत की गई है। आंसर इसमें क्या हो रहा है? मिशन अर्थ का मुख्य उद्देश्य, सॉरी, मिशन उद्देश्य का मुख्य उचित मूल्य दिलाने के लिए, गौवन संवर्धन, उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए, कि किसान क्या करें? उद्योग में निवेश भी करें, उद्योग निवेश बढ़े। तो डी आंसर होगा, है ना। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी का निधन हुआ, वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, कैलाश चंद्र जोशी जी, कैलाश चंद्र जोशी जी का निधन हुआ। इनका संबंध ये हाटपिपलिया देवास से थे, ठीक है, हाटपिपलिया देवास से थे। कौन? कैलाश चंद्र जोशी जी, ठीक है, देवास, पहले गैर कांग्रेसी सीएम। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लाडली लक्ष्मी कॉलेज में प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाएगी? 25,000 की राशि दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। लाडली लक्ष्मी को कितनी राशि दी जाएगी? तो यहां पर ध्यान रखना, लाडली लक्ष्मी को 25,000 की राशि दी जाएगी 2.0 योजना के तहत। भोपाल के पहले कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए थे साथियों? ये पूछा गया है। भोपाल के पहले कमिश्नर वीपी सिंह, इकबाल सिंह, हरिनारायण चार्य मिश्र या आपके मकरंद देवस्कर। तो मकरंद देवस्कर भोपाल के किए गए थे, इंदौर के हरिनारायण चार्य मिश्र जी किए गए थे पहले कमिश्नर नियुक्त, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक कहाँ खोला गया है? भोपाल में। पहला फ्लावर बैंक मध्य प्रदेश में कहाँ खोला गया? भोपाल में खोला गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना साथियों। लाडली लक्ष्मी उत्सव 8 मई 2022 को मनाया गया था, ये बात ध्यान रखना। मेंस टेस्ट सीरीज टारगेट 2023 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। मेंस पेपर थर्ड का बैच भी 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आंसर राइटिंग बैच 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने बेहतर भविष्य की तैयारी, बेहतर भविष्य पाना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर करना चाहते हो तो उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों को, और अच्छे से एग्जाम देना साथियों। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद लेके एग्जाम देने जाइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। चलिए बने रहिएगा, सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इससे पहले सर चर्चा कर चुके हैं सेगमेंट पर, और मैं सेगमेंट को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो टेस्ट बुकलेट है, उस टेस्ट बुकलेट का अंतिम पेपर है, यानी कि 10वां पेपर है, और ये लास्ट, और आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो चुकी होगी। एकदम आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है, और कई बार ऐसा मन में भाव आता है कि अरे बाप रे, मेरे से तो आ नहीं रहा है, कुछ भी दिमाग में एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो जब लगभग चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं तो वह ब्लैंक सा होने लगता है। ये बहुत जेन्युइन फिनोमिना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके बचपन के दोस्त का नाम क्या है, तो अब आपको रिकॉल हो गया। इसी तरह से अब जब तक रिकॉल नहीं कराया जाएगा वो चीज़ आपको याद नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ठीक तैयारी है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो स्वतः ही ऑटोमेटिक ये बातें आपको 100 क्वेश्चन तक सीमित हो जाएंगी, और उसके बाद में याद आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंशियल बने रहिए, मजबूत बने रहिए, और ये अंतिम समय चल रहा है, और इस समय आपका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
मेडिटेशन वगैरह करिए और प्रॉपर एक डाइट वगैरह खाने का, सोने का भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि याददाश्त का इसका भी संबंध होता है ये बात। चलिए मैं पहला सवाल ले लेता हूँ। पॉलिटी के सेगमेंट का पहला सवाल है भाई, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, यानी कि भारत में संशोधन किए जा सकते हैं या तो किया जा सकता है साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, या तीसरा तरीका है विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन के साथ में, लेकिन जनमत संग्रह से नहीं होते हैं ये बात। तो लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से हो सकता है, संसद के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 नहीं, राज्यों के आधे राज्यों के किससे भाई, बहुमत से। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन हुआ था? तो दरअसल 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था। 1951 में ही संसद में आया था और इसको लेकर के आई थी उस समय की सरकार थी जिसका नाम था इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार द्वारा इसको क्या किया गया था भाई, लाया गया था। अगला सवाल देखते हैं भाई, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका का मतलब ऐसी याचिका जो किससे संबंधित होती है भाई, जनता के हित से, सामूहिक हित से संबंधित होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह आ सकती है, क्योंकि दोनों जगह संविधान की व्याख्या करने का क्या है भाई, अधिकार है। 226 के तहत किसको प्राप्त है भाई, हाई कोर्ट को प्राप्त है। और उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की व्याख्याकार है, इस वजह से उसे भी प्राप्त है। और इस वजह से इसका आंसर ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आता है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, उसमें सुधार करना आता है। इसके बाद में सद्भाव को बढ़ावा देना, अव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति क्या नाम था? विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि जिसने कहा था कि स्थानीय स्तर पर पंचायती राज, यानी कि स्थानीय स्तर पर क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और ये किसकी रिकमेंडेशन थी, बलवंत राय मेहता की। बलवंत राय जो मेहता हैं इनकी रिकमेंडेशन थी। और दरअसल इन्होंने दो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, एक का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और 1953 में चली थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। दोनों की जांच करना था और प्लस इसकी जब रिकमेंडेशन आई तो उन दोनों को जन सहयोग न मिलने की वजह से अयोग्य ठहराया और कहा कि स्थानीय सरकारों की स्थापना करनी चाहिए। और ये रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता समिति की। अगला है भाई, भारत का संविधान कितने समय में बनकर के तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। 63,93,000 रुपये लगभग खर्चा आया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको पहली बार हाथों से लिखा था। वर्तमान में संसद भवन पुस्तकालय में रखा है, हीलियम गैस में प्रिजर्व करके। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में उसे जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, गलत है। किसी परिस्थिति में उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या हो जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, तो विधि निर्धारित से वंचित किया जा सकता है, ये बात। अगला है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे अपना पद खाली कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब भी विधानसभा भंग हो तो अध्यक्ष को तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई, जब विधानसभा भंग होती है तो तत्काल अध्यक्ष को पद नहीं छोड़ना है, यानी कि जब नई विधानसभा आ जाएगी, नई विधानसभा आएगी, भंग के साथ नहीं छोड़ना होता है, नई विधानसभा आएगी उससे पहले उसको क्या कर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। विधानसभा भंग हो तो उसके साथ में उसको तत्काल पद नहीं छोड़ना चाहिए, ये चीज। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा केवल ए, ये बात। तो भंग हो, वैसे इसको सही मान सकते हैं कि जब भी विधानसभा भंग हो तो अध्यक्ष को तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए, इसको सही मान लीजिए। ये वैसे तत्काल विधानसभा जैसे ही भंग होगी तो वैसे ही इसको तत्काल अपना पद छोड़ देना होगा, ये बात। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, एमपीपीएससी फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं भाई। ऑफिसर बैच है 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 ईयर टारगेट बैच है 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और 3 ईयर बैच है जो 12th के बाद में हम लोग तैयारी करना शुरू करते हैं बच्चे। इसके बाद में आयोग से संबंधित प्रश्न है भाई।
निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं? तो एच.एस. ब्रह्मा रहे हैं, कुरैशी रहे हैं, सगधर साहब रहे हैं। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला भाई, निम्नलिखित में से कौन राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करता है? तो राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास में ये अधिकार प्राप्त होता है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, यानी कि जो भी पहले हो जाए 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसके बाद में अगला सवाल, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष जो संघ लोक सेवा आयोग में यानी कि MPPSC के ऐसे मेंबर का नाम आपको बताना है जो बाद में MPPSC संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC में जाकर के सदस्य के रूप में काम किया था और अध्यक्ष के रूप में काम किया था, और उनका नाम है PK जोशी साहब थे, प्रदीप कुमार जोशी साहब थे। इसके बाद में इनमें से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? इनमें से किसकी लेखा समीक्षा? लेखा समीक्षा का मतलब ये होता है कि ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, अंकेक्षण के बारे में बात की गई है, संपरीक्षा के बारे में। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है हो सकता है, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, यानी कि क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है भाई? 13वें नंबर का है, यानी कि 13 नंबर का है ये बात, 13 नंबर का। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 13 नंबर का है इनोवेशन इंडेक्स में। इनोवेशन इंडेक्स में 13 नंबर मध्य प्रदेश का स्थान है भाई। अगला सवाल देखिए भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों को अनुभव होना चाहिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो सदस्य होते हैं उनका अनुभव क्या होना चाहिए? विधि का अनुभव होना चाहिए, प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए और आर्थिक विकास का अनुभव होना चाहिए। और क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा? तो कौन रह चुके हैं भाई? तो ये रह चुके हैं इनमें से रामेश्वर उरांव साहब रह चुके हैं 2 बार। किसके भाई? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है? आर्टिकल 340 के तहत। और इसी के तहत 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर की अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग क्या हुआ था भाई? बना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है? भ्रष्टाचार विरोधी, तो भ्रष्टाचार के विरोध के लिए क्या बना था? केंद्रीय सतर्कता आयोग। कब स्थापित हुआ था? 1964 में। किसकी रिकमेंडेशन पर? के संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर। किस केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार शीर्ष संस्था? तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बाद में MPPSC प्रीलिम्स बैचेस की जानकारी है भाई। प्रीलिम्स बैच टारगेट स्टार्ट हो रहा है 2024 को 4 जनवरी को। UPSC प्रीलिम्स टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है ये भी 4 जनवरी को। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसमें 13 FLTs हैं और फुल लेंथ टेस्ट है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसमें 35 टेस्ट हैं। आप हर्षदीप आर्केड में आइए गुर्जर हॉस्पिटल के बगल से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप उत्कर्ष से ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये तो हमारी 10 FLTs पर जो आपका टेस्ट बुकलेट है उस पर चर्चा थी। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस समय आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। अंतिम समय चल रहा है, आप लगातार ये सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो फिर से कवर अप हो जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जितना सिलेबस लिखा हुआ है उस सिलेबस की डायमेंशंस को एक बार देख लें कि आपने सारे सवालों को देख लिया है या नहीं देख लिया, पूरे टॉपिक पढ़ लिए या नहीं पढ़ लिए। दूसरा, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको बार बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उनका रिवीजन करिए। तो इस समय पर 2-3-4 चीज़ें हैं कि भाई जो भी सिलेबस में है वही पढ़ना है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है, और जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा समय देना है और जिसका वेटेज कम है उसको समय कम देना है, ये बात।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। 17 दिसंबर को आप ये ज़रूर खुशखबरी देंगे कि सर एग्ज़ाम हो गया है, अब बस मेंस में लगना है और उसके बाद में एक अवसर के लिए इंटरव्यू, और फिर आपसे मिलेंगे मिठाई के डब्बे के साथ में। मैं इसी कामना के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि ये 10वां वाला पेपर भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। इसमें ज्योग्राफी विषय के जो क्वेश्चन आए वो आपको बने होंगे। हर एंगल को हमने तराशने की कोशिश की है और इससे मल्टीपल डायमेंशन आपके क्लियर होते चलेंगे। बिना किसी समय गवाए पहले प्रश्न में चलते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार जो विभिन्न तरह के धर्म है, इनमें लिंगानुपात का सही क्रम बताना है कि कम से ज्यादा या ज्यादा से कम कौन से सही एंगल में नजर आता है। तो भाई सबसे ज्यादा यदि किसी का पॉपुलेशन रेट दिखाई देता है तो लगभग 1023 दिखाई 1023 महिलाएं पुरुषों पे दिखाई देती हैं ईसाई धर्म में। तो ईसाइयों में सबसे ज्यादा गर्ल्स की बात कही गई है। इसके बाद लगभग 965 बौद्ध धर्म में 965 महिलाएं जो हैं वो गर्ल्स कहां दिखाई देती हैं, आपको बौद्ध धर्म में दिखाई देती है। इसके बाद जैन और मुस्लिम्स में दिखाई देती है 954 और 951 लगभग महिलाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या इसमें दिखाई देती है। जबकि हिंदुओं में 939 बालिकाएं हैं पुरुषों की अपेक्षा। जबकि सिख धर्म में सबसे कम 1000 पुरुषों में मात्र 903 महिलाएं दिखाई देती हैं, जो एक सोचनीय विषय दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टैटिक डेटा था, इसे याद करना था। भारत में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नियरेस्ट यदि हम बात करेंगे तो होती है रांची। उसके बाद क्या होती है? इसके बाद आता है गांधीनगर। गांधीनगर के बाद आता है भोपाल और भोपाल के बाद आती है आइजोल। तो इनमें से 3 ऑप्शन जो थे वो 3 ऑप्शन तो दिए ही नहीं गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइजोल। डी ऑप्शन जो इसका बेस्ट हो जाएगा। जबकि 0 डिग्री के सबसे निकट, 0 डिग्री नहीं 82.5 डिग्री, 82.5, 82.5 डिग्री जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, IST के सबसे निकट की यदि कोई राजधानी देखेंगे तो वो कौन सी है? रायपुर है। निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, बताना है। आल्प्स की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैक या माउंट ब्लांक फ्रांस में स्थित है, डेफिनेटली है। ग्रेट जो मछली पकड़ने का क्षेत्र डागर या डोगर बैंक है, ये मेडिटेरियन सी में है। नहीं भाई, ये कहां पर स्थित है? नॉर्थ सी पर स्थित है, उत्तरी सागर पर स्थित है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मरमॉन्स्क बंदरगाह रशिया में है, करेक्ट है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के मुहाने पर है, ये भी करेक्ट है। इट मींस कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन इसका गलत है। ये नॉर्थ सी में स्थित है जहां ब्रिटेन दिखाई देता है। निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सही युग्म है, यह बताना है। क्या चियापास का पठार नॉर्थ अमेरिका में स्थित है? बोलिविया का पठार एंडीज में फैला हुआ है और मेसेटा का पठार फ्रांस की राजधानी पेरिस इसके मध्य भाग में है। तो भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है, चयन करना है। तो 38 क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से देखो। ये पठारों के ऊपर क्वेश्चन थे कि पठार क्या बताते हैं। तो भाई इनमें से जो आंसर दिखाई देता है, देखो चियापास, चियापास की बात करेंगे तो कहां दिखाई देता है चियापास? ये बिल्कुल दिखाई देता है नॉर्थ अमेरिका में। बोलिविया कहां दिखाई देता है? एंडीज में। मेसेटा फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये दिखाई देती है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जी हां, तो स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है ये मेसेटा के पठार में है। सी वाला गलत यहां दिखाई देता है। तो ए और बी सही है, तो आंसर केवल ए और बी इसका परफेक्ट आंसर दिखाई देता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 39 नंबर, निम्न पर विचार करना है, किन स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है। इनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें राजस्थान से सबसे मैक्सिमम, सबसे मिनिमम एरिया से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के मैक्सिमम रीजन से होकर गुजरती है। तो अब देखो, गुजरात है, बिल्कुल है। राजस्थान होती है, वेस्ट बंगाल जाती है, झारखंड जाती है। कहां से नहीं जाती? बिहार से नहीं जाती। तो बिहार तीसरे नंबर में था। तो 1, 2, 4, 5 अर्थात सी जो ऑप्शन है वो बेस्ट करेक्ट होता हुआ नजर आता है। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की यदि हम बात करें तो IST रेखा यूपी से गुजरती है। यूपी के बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यूपी के बाद MP से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है।
कहां से गुजरती नहीं है? तो भाई छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, यूपी से गुजरती है, महाराष्ट्र से गुजरती नहीं है। तो कहां से नहीं गुजरेगी? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इट मींस जो इसका आंसर है वो यहां से सी ऑप्शन गलत हो जाता है। निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट नहीं है, यह बताना है। यमुना की ट्रिब्यूटरी अधिकांश विंध्यांचल और कैमूर रीजन से निकलती है। बनास चंबल नदियां अरावली से निकलती हैं, दोनों परफेक्ट हैं। रिची आइलैंड और लबरीथ द्वीप जो अरेबियन सी, नो, अरब सागर में नहीं है, ये कहां पर स्थित हैं? दे आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, ये भी सही है। तो सी जो ऑप्शन है, इट इज नॉट लोकेटेड इन अरेबियन सी, इट इज मेनली लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो यहां से सी ऑप्शन गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में प्रवाल कोरल से फॉर्मेशन हुआ? कोरल क्या होते हैं? समुद्र के छोटे छोटे जीव होते हैं जो समुद्र में मरने के बाद, मृत होने के बाद अपनी शल्क कैल्शियम से निर्मित होते हैं। और ये जो द्वीप जो जीव हैं भारत में अधिकांश कहां दिखाई देते हैं? लक्षद्वीप में दिखाई देते हैं। देयर आर टोटल 36 आइलैंड इन दिस रीजन। इट इज मेनली लोकेटेड इन अरेबियन सी विच इज फॉर्म्ड बाय द कोरल and there are only 10 islands which are habited. The Kavaratti is the capital of this region, but the Pitti is a bird sanctuary and Agatti is the airport in that region. The mainly people which are found in here, they are Muslims, Shia, Sunni Muslims. They are mainly Sunni Muslim, and the tourism is a main factor in that region. तो यहां पर से आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर स्टेटमेंट पर विचार करना है। वेस्ट कोस्टल प्लेन की जगह ईस्ट कोस्टल प्लेन अधिक चौड़े दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही बात है। उभरे होने के कारण जो पूर्वी तट है, जो ईस्ट कोस्ट है, यहां पर पोर्ट कम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहां अधिकांश रिवर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है, और डेल्टा से क्या आ जाते हैं? सेडिमेंट आ जाते हैं। और सेडिमेंट जब भी आएंगे तो पोर्ट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो बार बार छुप जाएंगे, वो वहां पर खराब हो जाएंगे। इसलिए जो अधिकांश पोर्ट हमारे पास बड़े पोर्ट हैं वो वेस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं, ईस्ट कोस्ट पे नहीं पाए जाते। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों इसका बेस्ट आंसर नजर आता है। भारत में कितने हॉटस्पॉट उपस्थित हैं? तो हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? तो भाई भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी बताई गई है? तो भारत में हॉटस्पॉट की संख्या 4 बताई गई है। इन 4 हॉटस्पॉटों में हिमालय का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी द्वारा पूछा जाने वाला पश्चिमी घाट, साइलेंट वैली दूसरा प्रमुख रीजन दिखाई देता है। तीसरे बात में करें तो इंडो वर्मा, भारत म्यांमार का क्षेत्र दिखाई देता है। और चौथा सुंडालैंड इसका प्रमुख हॉटस्पॉट रीजन दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10वें टेस्ट में जो भी ज्योग्राफी से प्रश्न आए वो आपको बने होंगे। आगे की जानकारी के लिए इतिहास के शिक्षक आपके साथ होंगे। आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अभी से बहुत मेहनत कीजिए और विश्वास खुद पर रखिए। यू कैन डेफिनेटली डू इट। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम मॉडल पेपर नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। और मॉडल पेपर नंबर 10 में भी हम इतिहास या हिस्ट्री के सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आपके पास सवाल है, वायु पुराण की रचना किस वंश के समय की गई थी? ठीक है, वायु पुराण was composed during which dynasty? सातवाहन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और पुरु डायनेस्टी। सातवाहन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और पुरु वंश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के समय में वायु पुराण की रचना हुई। ठीक है, देखिए सबसे पहले गुप्त वंश, और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि वायु जो पुराण है, वायु पुराण, और वायु पुराण का रचनाकार किसको माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। वायु पुराण का रचनाकार किसको माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। एक और जो सातवाहन वंश है, ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से, मत्स्य पुराण। और यह भी ध्यान रखिए कि मत्स्य पुराण सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है ना। जो संभावित फैक्ट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ, और इसका जो महानतम शासक हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, महानतम शासक को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका महानतम शासक हुआ। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। आपका आंसर क्या है कि वायु पुराण की रचना किस वंश के समय हुई, तो वो गुप्ता डायनेस्टी के समय क्या हो रही है, इसकी रचना हो रही है। आगे से बढ़ते हैं। तहकीक ए हिंद किताब की रचना किसने की? हु कंपोज्ड द बुक तहकीक ए हिंद? तहकीक ए हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी, इब्न बतूता, सिराज और अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? ये बहुत आसान सवाल है। अल-बरूनी कौन है? अल-बरूनी ने तहकीक ए हिंद की रचना की, या तहकीक ए हिंद को ही किताब उल हिंद कहा जाता है, किताब उल हिंद। तो तहकीक ए हिंद ही किताबुल हिंद है। और ये जो अल-बरूनी है, अल-बरूनी, ये अल-बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ भारत आया है ना। और ये जो किताबुल हिंद है, ये भारत में प्रकृति और भारत के दूसरा जो समाज है, राजनीति है, उसकी जानकारी देती है। इब्न बतूता तो आप समझ गए, रहला, इसकी किताब कौन सी है? रहला। ऐसे सिराज की, इसकी है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है बेटा? सिराज की है। और अब्दुल रज्जाक कौन है? तो अब्दुल रज्जाक तो एक ईरानी यात्री है। ये क्या है? एक ईरानी यात्री है। और ये किसके समय में आया? तो ये विजयनगर सम्राट या विजयनगर साम्राज्य में राजा है देवराय द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के समय भारत आया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? अभी तहकीक ए हिंद की रचना अल-बरूनी ने की। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अशोक के अभिलेखों में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स हैज नॉट बीन यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? आप जैसे ही आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि और गुरुमुखी लिपि। नहीं किया गया है, क्या उत्तर होगा इसका? गुरुमुखी लिपि, है ना, क्योंकि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत बहुत बाद में हो रही है ना। 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या हो रही है इसकी शुरुआत? तो 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की शुरुआत हुई। तो ये आंसर नहीं है। गुरुमुखी, जो गुरुमुखी लिपि है उसकी शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद ने आरंभ की। और गुरु अंगद कौन है? तो ये दूसरे, ये द्वितीय गुरु हैं। गुरु नानक के शिष्य और दूसरे नंबर के गुरु कौन हुआ है? गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का क्या किया? आविष्कार किया। अब खरोष्ठी लिपि की बात आती है, ब्राह्मी लिपि की बात आती है और ग्रीक लिपि की बात आती है। खरोष्ठी लिपि अशोक के जो 14 वृहद शिलालेख हैं उसमें से 2, शाहबाजगढ़ी और मानसहरा अभिलेख। ठीक है बेटा, इन दोनों की भाषा कैसी है? खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ये ब्राह्मी में तो सभी लिखे गए हैं। ग्रीक लिपि में ध्यान रखना, ग्रीक और आर्मेइक में एक अभिलेख है, शार-ए-कुना अभिलेख, शार-ए-कुना। तो शार-ए-कुना अभिलेख ये किस लिपि का है बेटा? ग्रीक लिपि में लिखा गया है। और ये बाकी सभी किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो आप ध्यान रखिए, अभी के लिए आपका आंसर क्या है कि अशोक के अभिलेखों में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? गुरुमुखी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नियामत ए खुदाई किस सुल्तान को कहा गया? नियामत ए खुदाई का मतलब होता है खुदा की कृपा। इसका मतलब क्या होता है? खुदा की कृपा। ठीक है, और इसका देखिए ऑप्शन, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। विच सुल्तान इज कॉल्ड नियामत खुदाई? तो इसका आंसर क्या है बेटा? बलबन। इसका आंसर क्या है? बलबन है। ठीक है, अब जो बलबन है इसका समय 1266 से 1286 सल्तनत काल का एक शासक है। और 1266 से 1286 तक क्या किया इसने? शासन किया। इसका नाम क्या है? बहाउद्दीन। इसका मूल नाम क्या है? बहाउद्दीन नाम है इसका। ठीक है बेटा, इसमें देखना जो इंपॉर्टेंट है इसका क्या है, वो इसने दीवान ए आरिज बनाया।
दीवान आरिज, दीवान आरिज का मतलब क्या हुआ? सैन्य विभाग। तो इसने ही क्या बनाया? सैन्य विभाग बनाया। इसके बारे में ध्यान रखना है एक पॉइंट और, कि इसने ही तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किया। जो इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी बनाई थी उसको बलबन ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो नियामत खुदाई किस सुल्तान को कहा जाता है? बलबन को नियामत खुदाई कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकबर की राजकीय भाषा थी तुर्की, फारसी, हिंदी, उर्दू। ठीक है, तो अकबर की राजकीय भाषा क्या है? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, आंसर क्या हुआ? बी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अकबर वाज पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, फारसी या पर्शियन। अकबर, ठीक है, कब से कब तक? 1556 से 1605 तक किसने शासन किया? अकबर ने। और ये कहेंगे कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, अकबर को ही मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है बेटा, इसने ही क्या किया? आपको बताया था कि 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया, तीर्थ यात्रा कर हटाया, और 1564 में इसने जजिया कर हटाया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? राजकीय भाषा क्या है? फारसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक आसान सा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल है, घृणित कायर किस मुगल शासक को कहा जाता है? घृणित कायर। ठीक है, विच मुगल रूलर इज कॉल्ड अ डिस्गस्टिंग कावर्ड। ठीक है, घृणित कायर किसको कहा गया? फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फर्रुखशियर इसका आंसर बेटा। ठीक है, आप जो बुकलेट आपको मिली है, जो 10 पेपर आपको मिले हैं, आप पहले उन 10 पेपर को लगाइए और उसके बाद क्या देखिए, ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा गया। अब फर्रुखशियर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फर्रुखशियर, ठीक है, ये 1713 से 1719 तक क्या रहा? मुगल सम्राट रहा। 1713 से 1719 तक मुगल सम्राट रहा। इसके बारे में एक और फैक्ट ध्यान रखिए, 1713 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखिए, 1717 में इसने क्या कर दिया था? इसने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था, या वो मैग्ना कार्टा, कंपनी के अधिकार, व्यापारिक अधिकार, तो अंग्रेजों को दस्तक प्रदान की। और दस्तक का मतलब क्या हो बेटा? व्यापारिक अधिकार। ठीक है बच्चों, तो ये कई सारे फैक्ट आपको कहां से मिल जाएंगे? फर्रुखशियर से। फर्रुखशियर में एक बात और आप कह सकते हैं कि फर्रुखशियर ने ही सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या की। बंदा बहादुर की हत्या किसने की? तो फर्रुखशियर ने ही बंदा बहादुर की हत्या की, और इसे ही क्या कहा गया? घृणित कायर। ठीक है, डिस्गस्टिंग कावर्ड कौन है? फर्रुखशियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1921, 1922, 1923 और 1924। शायद इसके पहले जो डिस्कशन हुआ उसमें भी ये सवाल रहा। 1922 में रंपा विद्रोह की शुरुआत कब हो रही है? 1922 में रंपा विद्रोह। ठीक है बेटा, इसका संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के तटीय भाग से इसका संबंध है। इसका नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू क्या हुए? इसके नेतृत्व करता हुए। और क्यों हो रहा है? तो वन कानूनों के विरुद्ध। वन कानूनों के विरुद्ध।
ठीक है, आपको कल ये भी बताया था कि रंपा विद्रोह की शुरुआत तो वैसे 1879 से हुई थी, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन में तो है नहीं, तो हमको क्या चुनना पड़ेगा, जहां ऑप्शन है। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922 में क्या हुआ, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द कमिटी फाउंड बाय द कांग्रेस टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन देखिए, मदन मोहन मालवीय, हंटर, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहली बात तो ठीक से सवाल को पढ़िए, कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा, और वो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। आंसर क्या होगा बेटा, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक समिति गठित की 1919 में और उसका नाम था तहकीकात समिति। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए एक समिति बनाई, क्या, तहकीकात समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय क्या थे उसके अध्यक्ष। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ए। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ठीक है, संबंध कहां से है, जलियांवाला बाग का अमृतसर से है। किसका नाम आता है यहां पर, किसने किया, रेजिनॉल्ड डायर, रेजिनॉल्ड डायर। ठीक है बेटा, तो रेजिनॉल्ड डायर इसने किया है। तो समझिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जो आंसर अभी आपका वहां है वो क्या है, तहकीकात समिति कांग्रेस ने बनाई, किसके नेतृत्व में, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। अगला सवाल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय, पहला है लॉर्ड इरविन, दूसरा है लॉर्ड वेलिंगटन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वेवेल। ठीक बेटा, तो इसका जो आंसर है, अब देखिए आपको इतना तो पता ही होता है कि गोलमेज सम्मेलन लगभग कब हुआ होगा। तो कर्जन तो वैसे ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत एंड में कौन आया, वेवेल, तो वेवेल भी क्या होता है, वैसे ही समाप्त हो जाता है। इन दो में आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन है वो वायसराय उस समय कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन क्या है उस समय, वायसराय है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ठीक है बेटा, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक ये चला, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इस समय अच्छा कांग्रेस ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे कि हाँ इस सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी, भाग लिया। इस समय वायसराय कौन है, तो वेलिंगटन तो ही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिटिश पीएम, तो वो है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और भारत सचिव कौन है इस समय बेटा, इस समय भारत सचिव है सैमुअल हॉक। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके पास हैं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमारे पास है वो अगला सवाल क्या है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ठीक है, हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज। ठीक है, हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज। देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, या हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और शाहनवाज। देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में कहां की, सिंगापुर में की। तो सितंबर 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की।
अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके सेनापति बने। सुभाष चंद्र बोस क्या बने? इसके सेनापति बनेंगे। तो ये ध्यान रखिए, सितंबर 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह क्या कर रहे हैं? आजाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे हैं। रास बिहारी बोस का नाम भी आता है। तो इनका नाम क्यों आता है? इनका नाम आता है भारतीय स्वाधीनता लीग की स्थापना के लिए। ठीक है, इन्होंने भारतीय स्वाधीनता लीग की स्थापना कहां की? 1942 में बैंकॉक में। तो बैंकॉक में स्थापना की। ठीक है, तो यह सवाल हुआ कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आइए ये देखिए, ये उत्कृष्ट क्लासेस आपके लिए कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेस लाए हैं, दोनों ही मोड में हैं। पहला कोर्स है ऑफिसर बैच। ठीक है, ये टारगेट प्री और मेंस का 2024 का ये बैच है और ये 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरा बैच है, ये 1 ईयर बैच है जो प्री मेंस और इंटरव्यू को टारगेट करता है और इसको हम 11 दिसंबर से लॉन्च कर रहे हैं। तो 11 दिसंबर से आपको ये बैच मिलेगा। और तीसरा एक बैच है जो बच्चे 12th पास करके आए हैं उनके लिए 3 ईयर का एक प्रोग्राम है जिसमें संस्थान के द्वारा प्री मेंस और इंटरव्यू की क्या करवाई जाएगी? तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी टीम आपके सामने ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। हिस्ट्री में हमने जो डिस्कशन किया आप इसको देखिए, आप पहले पेपर को लगाइए, उसके बाद आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को यहां से मिलेगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। बेटा मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल और आज हम अपने मॉडल पेपर 10 के डिस्कशन के साथ हैं। साइंस एंड टेक विषय में सीधे सवाल पे आते हैं। पेट व अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित होती है। एंडोस्कोपी द टेक्निक यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ स्टमक और अदर इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द, ध्यान से देखना भाई, ये डिपेंड करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इसमें एक छोटा पतला सा ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है जो लाइट पहुंचाता है, साथ में एक पतला कैमरा, वो लाइट पहुंचाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से और वो कैमरा उस पूरी इमेज को कैप्चर करके बाहर डॉक्टर को दिखा देता है कंप्यूटर पे ताकि इलाज हो सके। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। 2 एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप इफ, समस्थानिक कहा जाता है अगर, भाई ध्यान से, आइसोटोप की विशेषता होती है कि आइसोटोप एग्जाम्पल से याद रखेंगे, हाइड्रोजन के है H11, H12, H13। H11 इज प्रोटियम, H12 इज ड्यूटेरियम जिससे बनता है भारी जल H2O, D2O, और तीसरा है टाइटियम जो कि वो हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। इन तीनों की खासियत है कि प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, या फिर मैं देसी भाषा में कहूं तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। जो नीचे पाया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कहलाता है एटॉमिक नंबर और जो ऊपर पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो कहलाता है मास नंबर। तो आइसोटोप ये समस्थानिक खासियत होती है कि इनका हमेशा क्लियर होता है क्या, इनका हमेशा सेम होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, और डिफर करता है क्या, इसका मास नंबर। ठीक, तो देख लेते हैं। उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। आंसर ए सही है। देयर एटॉमिक नंबर इज सेम बट देयर मास नंबर इज डिफरेंट। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते थे और दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ना न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ देम इज सेम, बिल्कुल नहीं, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ना भाई। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो काम बनेगा। ऐसी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावन करती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन पैसिवली? पिट्यूटरी बेटा, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। हाइपोफाइसिस की बात की जा रही है यहाँ पे। पैसिवली हार्मोन सीक्रेट करती है। पैसिवली मतलब दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए स्लोली इससे सिक्रीशन निकलता रहता है हार्मोन का ताकि ये दूसरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर सके। एक्टिवली नहीं करती, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। जहां पर भी शब्द पैसिवली आ जाए समझ जाना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कम से कम है, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। ठीक, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। अगला, दिब्लिक विटामिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग विटामिन, करेक्ट पूछा है, सही पूछा है। शरीर को जोड़ने वाले ऊतकों के निर्माण में विटामिन सी अनिवार्य है। शरीर को जोड़ने वाले हाँ जी भाई माफ करिएगा, आगे बढ़ते हैं। शरीर को जोड़ने वाले ऊतकों के निर्माण के लिए विटामिन सी अनिवार्य है। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर विटामिन सी एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। हाँ भाई साहब ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, पर जब तक आखिरी तक नहीं जाएंगे बात नहीं करेंगे। नेत्र वर्णक के संश्लेषण के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। उस आई पिगमेंट का नाम होता है आयोडोप्सिन या रोडोप्सिन, और उसके लिए मुझे आयोडोप्सिन या रोडोप्सिन के लिए जरूरी होता है विटामिन ए, ना कि विटामिन डी। तो ये गलत हो गया। विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, बिल्कुल सत्य वचन है, वरना पर्नीशियस एनीमिया होता है। आंतों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन सी अनिवार्य है। नहीं भाई, कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन डी। आज तो गए। इसका एक मतलब क्लियर है, 2 100% गलत है, 4 100% गलत है। काट लेते हैं 2 और 4 को, 2 कट गया, 2 और 4 कट गए, 4 कट गए, आंसर हो गया सी। 1 और 3 सही है। ये तो 100% श्योर है, ये भी श्योर है। जो 1% जरा सा डाउट रहता है वो बाकी क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। अगला, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या? ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। कई लोग इसको वैज्ञानिक नाम मानते हैं, कई लोग इसकी एक केवल अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है अपनी अर्थ को। ठीक, और ऐसे सवाल बनाए जाते हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अगला, धुआं आंखों को प्रभावित करने वाले कौन से शक्तिशाली उत्तेज है? विच पावरफुल इरिटेंट इज देयर इन स्मोक दैट अफेक्ट द आईज? आंखों को कौन कौन प्रभावित करता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और आखिरी ऑप्शन में परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक, ध्यान से, ओजोन जो रहती है ये ओजोन परत का निर्माण करती है और पृथ्वी के पास पाई जाती है तो बेड ओजोन कहलाती है, क्योंकि ये यहाँ पर आगे जाके सेकेंडरी पोल्यूटेट का निर्माण करती है, पर ये आंखों को परेशान नहीं करती। सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों का इससे लेना देना नहीं, लेना देना इसका है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जो पूछा जाएगा तो पेन के नाम से पूछा जाएगा, PAN के नाम से। ठीक, ये आंखों को परेशानी का कारण बनता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेट इंजन एंड रॉकेट। बिल्कुल मान गए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए, पहले देख लो उसने सही पूछा, गलत पूछा, सत्य पूछा है, सत्य पूछा है। विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करते हैं, अतः अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। जेट इंजन यूज एम्बिएंट एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई, हेंस इट इज अनसुटेबल फॉर मूवमेंट इन स्पेस। ठीक है भाई साहब, ये जो अगर बात की जाए तो सत्यवचन है। ये वायुमंडल से अपनी वो लेते हैं और अंतरिक्ष में हवा होती नहीं है तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। द रॉकेट कैरीज इट्स ऑक्सीजन सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड फ्यूल। हाँ जी भाई साहब, इनको अपने ऑक्सीडाइजर खुद को लेके जाने पड़ते हैं। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में ईंधन के साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल सत्य वचन है। सही कथन की बात की जाए तो यहाँ दोनों सही आ रहे हैं, ए भी सही आ रहा है और बी भी सही आ रहा है। अगला सवाल, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने पर उनकी क्षमता। बेटा कैपेसिटर जब भी सीरीज में जोड़ा जाता है उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। सीरीज में जोड़ने का मतलब है ऐसा 1 2 3 4 5, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे जोड़ूंगा सबको सेम पॉइंट से, ये बी पॉइंट ये ए पॉइंट, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ऊपर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन है, नीचे वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं फिर बोलूंगा, अगर आपने इन जैसी चीजों को अभी तक टच नहीं किया है तो करना भी मत, आखिरी टाइम है। एक क्वेश्चन आएगा बेटा फिजिक्स से, एक क्वेश्चन फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से। या तो इतना लड्डू आएगा कि सबसे बनेगा, या ऐसा आएगा जो 90% से नहीं बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। लेकिन इन क्वेश्चन पे पूरे 2-2 दिन बर्बाद करना अब उसके लिए समय नहीं बचा है। पहले का टाइम होता तो अपन बोलते कि बेटा थोड़ा फोकस कर लेना, काम हो जाएगा। लेकिन अब मैं सजेशन दूंगा कि बचना बेटा।
बैंकिंग में ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, चेक ऑटोमेटिक क्लियर करने का काम करते हैं बेटा। ये चेक ऑटोमेटिक क्लियर करने के काम क्या आता है ये? तो आंसर हो गया ए फॉर आगरा। भारत में किस स्टार्टअप पोर्टल का उपयोग चिकित्सा निदान में किया जाता है? विच स्टार्टअप पोर्टल इन इंडिया इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस? आर्या ना न्यूरल फेस पे काम कर रहा है, एक्टिव ये बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, मॉर्फ चेहरा पहचानने के लिए काम कर रहा है, सिकटपल बेंगलुरु का है भाई, बेंगलुरु का चिकित्सा निदान के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्टार्टअप है, एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है? पहला एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज होता है ईमेल के लिए। इसका एक भाई और यूज होता है POP3, जिसका नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, हाइपरटेक्स्ट के ट्रांसफर के लिए यूज होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबके सब प्रोटोकॉल है, लेकिन ईमेल के लिए यूज होता है SMTP। कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्ताकार जिनका प्रयोग न्यूज ग्रुप, ईमेल तथा चैटिंग के दौरान किया जाता है कहलाता है? द एब्रिविएशन पॉपुलर इन द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विच आर यूज्ड इन न्यूज ग्रुप, ईमेल और इन चैटिंग आर कॉल्ड। पहली बार मैं ही सुन के पागल हो गया था इसको, क्या TY। मैं ये TY क्या होता है? बोले थैंक यू। मैंने कहा गजब, ठीक, इतना शॉर्ट फॉर्म भी नहीं देना। TTYL टॉक टू यू लेटर, ये इस जैसी शब्दों की बात हो रही है, ठीक, समझ ही नहीं आया हमको तो भाई कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये शब्द कहलाते हैं एक्रोनिम्स। आप लोग शब्दों को यूज जरूर करते होगे चैट्स में, लेकिन आपको इसका नाम कईयों को नहीं पता होगा। दे आर नोन एज एक्रोनिम्स। जबकि नेटिकेट्स, ये वो एटिकेट्स है जो नेट पे यूज करते टाइम प्रयोग किए जाते हैं। नेट पे यूज करते टाइम जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो एटिकेट्स जो रखते हैं, जो सभ्यता रखनी चाहिए, वो नेटिकेट्स कहलाती है। फ्लेम, इंटरनेट पे यूज करते टाइम, चैटिंग यूज करते टाइम जो अपशब्द लिखे जाते हैं, दे आर नोन एज फ्लेम्स। तो यहाँ पे नाम है एक्रोनिम्स। ए, विश्व के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे पहले किसने किया था? भाई साहब जैक मा बड़ा नाम है क्योंकि उनकी कंपनी का बड़ा नाम है अलीबाबा, लेकिन पहले नहीं थे, पहले थे माइकल एल्ड्रिच। 1979 में इनने कर लिया था। बहुत बड़े नाम है, अमेजन चलाते हैं भाई साहब। किताब बेचना चालू करी थी 1900 की शुरुआत में, 92-93 में, और आज देखो टिम बर्नर्स-ली, इनका कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग से लेना देना नहीं, अपना www बनाया और एक नंबर से कार्यक्रम चलाते रहे, ठीक। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी फॉर भोपाल। अच्छा बेटा, मेरी तरफ से इतना ही पेपर नंबर 10 के डिस्कशन के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभी से शुभकामनाएं। विश यू लक, गॉड ब्लेस यू कि पेपर में एकदम आग लगा के आओ, पूरी तरीके से नंबर पार करो। 85 आराम से पार करो, ताकि वो टेंशन नहीं रहे कट ऑफ कितना जाएगा, क्लियर हो कि मैं इन हूं। 85 मतलब क्वेश्चन पार करो 85 पेपर नंबर 1 में। सेकंड तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, उसकी टेंशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि सेकंड में दिक्कत है, थोड़ा सीसेट पे फोकस कर लेना, वैसे होती नहीं है, आराम से पार कर जाते हैं। क्वेश्चन बहुत लड्डू होते हैं, उसमें कई क्वेश्चन क्वालिफाई लायक तो लड्डू होते हैं। जिनको फॉरेस्ट देना है उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सीसेट के पेपर सेकंड में, पर मेरी तरफ से ऊपर वाले से ही कामना है कि आप आराम से अच्छे से ठंडे दिमाग से पेपर दें अपनी पूरी क्षमता मेहनत के साथ, और पार करें 85-87 नंबर को पहले ही फेज में, ताकि आपको टेंशन खत्म हो जाए, कट ऑफ किया जाए और मेंस में लग जाए दिल से, ठीक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अर्थशास्त्र के हमारे विषय विशेषज्ञ सर को, और उसके बाद अपनी मुलाकात होगी मेंस की तैयारी में। ये मेरी तरफ से आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 10 का डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब साइंस एंड टेक के बाद देखते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट इंडेक्स में रिफ्लेक्ट द ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी पोर्टफोलियो। बात की गई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ यह बात जरूर ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ये ह्यूमन एरर होती है, इस ह्यूमन एरर से आपको बचना है। पूछा गया है नॉट करेक्ट, पूछा गया कौन सा सही नहीं है।
पहली बात, स्टॉक बाजार सूचकांक के द्वारा शेयर धारकों के इक्विटी पोर्टफोलियो के संपूर्ण औसत प्रदर्शन को दर्शाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें से सही है। बीएसई सूचकांक यानी सेंसेक्स की बात की जा रही है। सेंसेक्स यहाँ बताया गया कि सेंसेक्स टॉप 30 कंपनियों के शेयर्स के प्रदर्शन को दर्शाता है। यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ ये दोनों तो बिल्कुल सही है। निफ्टी 50 कंपनियों की प्रदर्शन का वर्णन करता है, ठीक है, यह भी सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों की बात की गई है कि ये इंडेक्स बताता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1905 में हुई ना, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ आपका आंसर जो है वो असत्य जो पूछा है, असत्य में से आपका डी ऑप्शन होगा, कौन सा सही नहीं है। तो ये 3 तो सही हैं, ऊपर वाले 3 सही हैं, इसलिए जो आंसर असत्य पूछा है इसमें से डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। एशिया और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के रूप में, एशिया और इंडिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। आरबीआई द्वारा यदि बैंक दर में वृद्धि की जाए, बैंक रेट बढ़ा दिए जाते हैं। बैंक रेट बढ़ाना मतलब बात की गई कि अब आरबीआई से जो है इंटरेस्ट जो लोन प्राप्त होगा वह लोन कॉमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा सिक्योरिटीज़ पर, यानी बात की गई कि ज़्यादा दर पर दिया जाएगा। ज़्यादा दर पर जब कॉमर्शियल बैंक्स को मिलेगा तो यह ग्राहकों को भी यानी कंज्यूमर्स को भी ज़्यादा ऋण पर ज़्यादा ब्याज दर पर देंगे। और ज़्यादा ब्याज दर का मतलब है कि ज़्यादा सिक्योरिटी पेपर्स या अन्य प्रतिभूतियाँ रखनी होगी, कागजात रखने होंगे। और इसके जब ऐसा होगा तो ग्राहक कम से कम ऋण लेने लगेंगे, यानी उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और लिक्विडिटी कम होने का मतलब है कि बाजार में तरलता घटाने का। 52 क्वेश्चन की बात करिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब बाजार में लिक्विडिटी कम करना हो, डिक्रीज करना हो, तो बैंक रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट्स में यानी जब समय समय पर हर 2 माह में ये रेट्स का परिवर्तन किया जाता है तो इन रेट्स में बढ़ा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन से पहले बात की जाए आपके लिए कुछ और जानकारियां जो आपके लिए जरूरी है। 4 जनवरी से मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज आप बहुत बेहतर से बहुत उत्साह के साथ आपने ज्वाइन की। मेंस की टेस्ट सीरीज 4 तारीख से, साथ ही साथ आंसर राइटिंग, आपके आंसर को और बेहतर करने के लिए 4 तारीख से आंसर राइटिंग सेशन। आपका पेपर जो एक आपके लिए टफ टास्क है, टफ टास्क को दूर करने के लिए मेंस पेपर 3rd की बात की जाए जिसमें साइंस एंड टेक की, तो यहाँ पर 8 जनवरी से इसका बैच चालू होगा। सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच, बेहतर नवाचार के साथ, हाई टेक्नोलॉजी के साथ सारी सुविधाएं। और कोई भी अगर डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लें या हमारे सेंटर पर सीधे कांटेक्ट करें। यहाँ QR करके भी आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट अफेयर सेशन आ गए हैं और करंट अफेयर सेशन में बात की जाए, पहला क्वेश्चन है विभिन्न योजनाओं और एवं उनके प्रारंभिक वर्षों के संदर्भ में असत्य युग्म का चयन कीजिए। लालिमा अभियान बात की जाए 2016 में, ये बिल्कुल सही है। लालिमा अभियान आपके लिए सही दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। लाडो अभियान की बात की जाए तो लाडो अभियान जो है वह 2013 में, यानी बाल विवाह से रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए लाडो अभियान चलाया गया था और ये 2013 में था, इसलिए यह गलत है। ममता अभियान 2015 यह सही है। इसका आंसर यानी आपका लाडो अभियान इसमें से जो सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाणिज्य मंत्रालय अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक सर्वे किया गया है और सर्वे में पूछा गया है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात के मामले में 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किसे भारत निर्यात करता है। तो बात की जाए कि यूएसए को सर्वाधिक, यूएई को इसके बाद, और इनके बाद नीदरलैंड को हाल ही में बताया गया कि 3रा बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है जहां हम निर्यात करते हैं सामान को। तो यहां बी आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है। 75 क्वेश्चन। हिम डेटा पोर्टल लॉन्च फॉर डिजिटल सर्विसेज इज रिलेटेड टू विच स्टेट। अभी बात की गई है यहाँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश राज्य में हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया है और यहाँ कल्याणकारी योजनाओं को, कल्याणकारी जितने वेलफेयर स्कीम है, इनको सभी गवर्नमेंट जो ऑफिसेज है उनसे डेटा को एक इंटीग्रेटेड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या है, भारत में किस देश में सितवे बंदरगाह, सितवे बहुत ही फेमस बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया है। बात की गई है सितवे बंदरगाह की, तो सितवे बंदरगाह के लिए बताया गया कि म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है, तो मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार को कनेक्ट करने के लिए, यानी जोड़ने वाली जो कलादान प्रोजेक्ट है, कलादान प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये बहुत बड़ा एक
प्रोजेक्ट चला जा रहा है, निर्माण प्रोजेक्ट है, जिसमें से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मध्य भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको जोड़ने के लिए अच्छा काम करेगा। इसलिए भारत म्यांमार के साथ मिलकर के इस पे सेतुवे बंदरगाह पर काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान में जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। और लिथियम यानी बात की जाए लिथियम खनिज जो है आगे चल करके आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। बैटरियों के निर्माण की बात की जाए, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। अभी अभी बात की जाए उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड बना रहा है। डिजिटल कार्ड यानी उनके बारे में सारी जानकारियां डिजिटल कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, डिजिटल कार्ड में दर्ज की जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश वह राज्य जिसने सभी जानकारियों को डिजिटल कार्ड में रखा है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहली बार बॉर्डर हाट का आयोजन किया गया है? बात की जाए 6 मई 2023 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहली बार बॉर्डर हाट लगाया जा रहा है। बॉर्डर हाट की बात की जाए तो बांग्लादेश और भारत के बीच में बॉर्डर हाट का 6 अप्रैल 2023 को सिलहट, जो सिलहट प्रांत है, सिलहट की जगह पे बॉर्डर हाट कंपनीगंज उपजिला है और इसमें भोलागंज में यह खोला गया है। बात की जाए तो बांग्लादेश के प्रवासी मंत्रालय के कुछ लोग मिलकर के और भारत के उच्चायुक्त यहाँ शामिल हुए और यहाँ पर बॉर्डर हाट का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत और बांग्लादेश की बात की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विच डे वॉज सेलिब्रेटेड विद द थीम फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज ऑन 15 मई 2023? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नियोजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय निलंबन दिवस की बात की गई। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 की थीम जो है परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य है कि यहाँ पर जनसंख्या में होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और परिवार पर उनका जो प्रभाव पड़ रहा है उनका अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की यहाँ पर 15 मई को मनाए जाने की बात की गई है। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, राजगीर में, तिरुवनंतपुरम में एंड कोयम्बटूर में। वेयर वाज द 3 डेज इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 हेल्ड फ्रॉम 18 to 20 मई 2023? बात की जाए कि 47 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात की जा रही है। इसका उद्घाटन अभी अभी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा की बात की गई है? ऑपरेशन मर्यादा, पुलिस ऑफ विच स्टेट इज रनिंग ए स्पेशल कैंपेन नेम्ड ऑपरेशन मर्यादा टू मेंटेन क्लीननेस ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस? तो बात की गई अभी अभी उत्तराखंड ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया और बहुत सारे लोगों पर इसके लिए फाइन अपोज किया, फाइन लगाया है। और यहाँ पर खास करके जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर ऐसी स्वच्छता के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा के साथ साथ आपसे पूछा गया है बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। 83 नंबर क्वेश्चन में हु वॉन फुटबॉल्स प्रेस्टिजियस हीरो सुपर कप 2023? उड़ीसा, बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। तो बात की जाए कि उड़ीसा ने ये उड़ीसा एफसी ने बेंगलुरु एफसी को हरा करके यहाँ पर ये विजेता कप जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? सुरक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। सुरक्षा मित्र स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर केरल राज्य की बात की जाए तो केरल राज्य ने अभी सुरक्षा मित्र, परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा मित्र योजना परिवहन निगरानी परियोजना लॉन्च की है। और किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है तो ये मोबाइल प्रणाली है जो फोन पर संदेश भेजने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने की बात की जाए तो आपने हम पर भरोसा रखा, हम पर विश्वास बनाए रखा। ये 10 मॉडल पेपर के साथ हमने ये सारे सॉल्यूशन आपके पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, अंतिम सारे पेपर आपने अच्छे से लगा लिए होंगे। इस किताब में आपने OMR ठीक से भरे होंगे। OMR ठीक से भरने का मतलब है कि आपने कोई गलतियां, मिस्टेक्स नहीं की होगी, ठीक से अपना रोल नंबर भर रहे होंगे, ठीक से गोले को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे, सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब जो बचे रिवीजन के दिन हैं उनको बार बार आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, लगातार लगाते रहिए और अपनी तैयारियों को और बेहतर करते रहिए।
आपको हमारी सभी टीम की तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से आपको अपने पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सारे लोग सेलेक्ट होइए और आगे भावी अधिकारी बनिए। तो हमारी सभी टीम की तरफ से आपको एडवांस में गुड लक। थैंक यू।